हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एजुकेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो बधाई हो, आप सभी 10th क्लास में पहुँच चुके हैं। 9th से एक अच्छी ऊर्जा के साथ, एक अच्छे जुनून के साथ 10th में पहुँचे हैं। अब 10th में हम शुरुआत से ही बहुत भरपूर मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे और इस पढ़ाई को जारी रखेंगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम तक। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें सबसे पहले साइंस का सिलेबस बताता हूँ कैसे हम करेंगे। सप्ते में 6 दिन लाइव होता हूँ, मंडे से सैटरडे, फिजिक्स बाय समझ चैनल पे। और ये लाइव जो मेरी कोचिंग सेंटर है वहाँ मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, वो लाइव वीडियोज़ आप देख सकते हैं हर रोज़। और शाम के 6 बजे ये जो क्लास लगती है, शाम के 6 बजे लगती है। आप सभी प्लीज़ आएँ वहाँ पर आप इस वीडियो को देखें और वहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ सीख के जाएं। ये क्लासेस रोज़ लगेगी जैसे आपके किसी कोचिंग सेंटर में लगती है। आपको गाइड किया जाता है बहुत अच्छे से, आपको स्ट्रेटेजी दी जाती है और साथ ही आपको अच्छे से आपके टॉपिक्स क्लियर करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का केमिस्ट्री पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन थोड़े सा लेंथी चैप्टर है और इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही मैराथन क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं इनको कुछ टॉपिक्स वाइज डालूंगा वीडियोस को, और कुछ को ऐसे लेंथी वीडियोस में, जैसे 1 घंटे या आधे घंटे की वीडियोस। तो शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे हम? समझने का जो तरीका रहने वाला है हमारा वो हिंदी में रहेगा और कुछ कुछ इंग्लिश में रहेंगे, पर जो मैं वहाँ बोर्ड पे लिखने वाला हूँ वो इंग्लिश में होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक्चुअली हमारे पास जादू वाला बोर्ड तो है नहीं, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज कीजिए और हम फोकस करेंगे अपने सिलेबस पे। अब सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किन सब्सटेंस पे होता है, तो ये होता है हमेशा किसी ना किसी मैटर पे, किसी ना किसी सब्सटेंस पे। अब ये सब्सटेंस क्या होता है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो बात करते हैं मैटर और सब्सटेंस। मैटर क्या होता है? देखो, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसकी क्या क्या चीज़ें हो, मास हो और साथ में क्या ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और दूसरा कोई भी चीज़ जिसका मास और स्पेस हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। डेफिनेशन लिखने के लिए, एनीथिंग that has mass and occupy space. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। एटसेट्रा। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया है। क्लास 9th में क्या पढ़ा था आपने? सॉलिड, लिक्विड, गैस का टाइप पढ़े थे और इसके बाद कि इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने। बट हमें इतना पढ़ना नहीं है, हमें तो बस इतना जानना था कि मैटर होता क्या है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको याद रखने का तरीका है कोई भी चीज़ जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। अब इसी के ऊपर हम अब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन सिंपल से समझते हैं हम, सिंपल सी चीज। कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तो वो हमें एक नया प्रोडक्ट देता है। बस
इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें वाटर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया और दोनों को रिएक्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें क्या मिलता है? वाटर, H2O। अब इस चीज को और साधारण लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमने लिया वाटर और शुगर, दोनों को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो शरबत। अब दो सब्सटेंस लेकर एक नया सब्सटेंस बनाया हमने, उसे हमने क्या क्या दिया? सिरप, एक नया सब्सटेंस। तो ये केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन और भी जगह देखने को मिलता है आपको, जैसे आयरन के ऊपर जंग लग जाना, या कॉपर के ऊपर जंग लग जाना, या आपने देखा होगा दूध से दही बनता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और भी कई सारे रिएक्शंस हैं, जैसे आपने देखा होगा आपने कुछ खाया, पेट में गया, अब वो डाइजेस्ट भी होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज के फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, तो ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो हमें इसकी डेफिनेशन को लिखवाने में थोड़ा समय जाने वाला है, तो इसलिए मैं डेफिनेशन ना लिखवा करके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के एंड में ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, हम सिर्फ समझते जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब हम उसे एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होकर मिलता है। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब हम करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होने पर दो चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, या तो ये केमिकल चेंज में होता हुआ दिखाई देगा या फिजिकल चेंज में होता हुआ दिखाई देगा। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। चलिए देखिए, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज बड़ी सिंपल सी चीज है, जब कभी भी कोई रिएक्शन हो और उसमें सब्सटेंस पूरी तरह से बदल जाए, सब्सटेंस चेंज हो जाए, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज नहीं होता, substance doesn't change। अब इसकी बात करते हैं, क्या इसमें स्टेट चेंज होता है? हो सकता है कि इसमें स्टेट चेंज हो भी और ना हो, लेकिन फिजिकल चेंज में जब भी चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होता है। और स्टेट चेंज होने की वजह से, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने लिया वाटर, वाटर को आपने बहुत देर तक ठंडा करते गए करते गए करते गए, और एक समय ऐसा आया कि वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में आइस बन गया। अब आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड में। वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस चीज का चेंज हो रहा है? सब्सटेंस तो सेम है बट स्टेट चेंज हो गया। सब्सटेंस नहीं बदला लेकिन स्टेट क्या है? बदल चुका है। और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्यों बोलते हैं? तो जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया, देखो स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग हो सकता है कि एक बार को गलत हो जाए तो उसे देख लेना, बट इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज इसलिए कि आप वाटर से आइस बना सकते हैं, तो आइस से आप वाटर भी बना सकते हैं। कैसे? हीट दे करके। इसको क्या किया आपने? फ्रीज करा, तो क्या बन गया ये? आइस। और जब इसको आप गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वापस से वाटर में। लेकिन सब्सटेंस चेंज की बात करें हम तो
केमिकल चेंज धीरे धीरे होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, और क्या जंग लगने के बाद जो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है आयरन ऑक्साइड, क्या आयरन ऑक्साइड को वापस हम आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जो कि इसको नहीं कर सकते इसलिए हम इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम इसको वापस आई थिंक ये बी दो बार नहीं आना चाहिए। चलो, तो ये हमारा हो गया केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे हमने पहले पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं तो हमें एक तीसरा सब्सटेंस मिल जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होते हैं दो तरीके से। या तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होता है, तो ज़्यादातर हम जो पढ़ने वाले हैं वो केमिकल चेंज में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों आगे करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? तो सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज टेम्परेचर का बदलाव होता हुआ दिखता है। चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसके साथ साथ चेंज इन कलर। तो आपने देखा कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तो सबसे पहले उसके टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए चूना है। पहले क्या होता था ना, दीवार की पुताई करने के लिए, दीवार पे सफ़ेदी करने के लिए, पेंट करने के लिए चूना का इस्तेमाल करते थे। उसको वाटर में डाल के फुला करके रख दिया जाता था 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के लिए। तो ये क्या होता था, जब भी चूने को पानी में डाला जाता था तो क्या होता था, ये हीट रिलीज करता था। हीट काफ़ी ज़्यादा रिलीज करता था, गर्म हो जाता था ये काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिल रहा है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में दूसरा स्टेट बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। जैसे सॉलिड से गैस में चेंज होने का एक अच्छा एग्जांपल है कपूर को आप जब भी जलाते हैं तो कपूर क्या होता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आप चाय बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। गैस इवेपोरेट होता हुआ आपको दिखाई देता है। चेंज इन कलर, चाय का कलर आपने देखा होगा अच्छे से चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे चाय पत्ती की वजह से, तो हाँ बिल्कुल, चाय पत्ती प्लस आपने क्या मिलाया था इसमें, वाटर प्लस दूध। तो इन चीज़ों से क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया। बट है तो तीन अलग अलग सब्सटेंस से क्या बन रहा है, चाय। ये चाय पत्ती है। अब इसके आगे की बात करते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर में बदलाव, दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलता है स्टेट बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है उसकी। तीसरी चीज़ आपको कलर में चेंज देखने को मिलता है। चौथी चीज़ किसमें, गैस में इवोल्यूशन दिखाई देता है, गैस का निकलना दिखाई देता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। चलिए, इसके बाद केमिकल रिएक्शन पे वापस आते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल रिएक्शन के दो साइड होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। इसे आप जब भी पढ़ेंगे इसे गिब्स पढ़ेंगे। इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन होगी कि सॉलिड हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ये हीट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डेल्टा, इस तरह से। अब इसके ऊपर ही लिखा हुआ होता है कि आप क्या दे रहे हैं यहाँ पर,
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, हमेशा रिएक्टेंट्स को लेते हैं। मान लीजिए हमने रिएक्टेंट लिया है मैग्नीशियम। अच्छा, रिएक्टेंट्स आप लोगों को नहीं पता होगा, तो चलिए पहले रिएक्टेंट्स को समझते हैं। ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करवाया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों अभी स्किप मत करना, अभी हम फाउंडेशन बना रहे हैं। जैसे ये हमारा फाउंडेशन बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन को समझना शुरू करने लगे, समझ में आने लगेगा, वैसे ही आगे चल के आपको पता चलेगा कि पीछे की चीज़ें अच्छा हुआ कि आपने समझ लिया। अदरवाइज़ क्या होगा, आधी अधूरी चीज़ें मैं समझाऊं कि ये पेपर में आएगा, सिर्फ इसी चीज़ को समझो, तो वो ठीक नहीं है। हर एक चीज़ को समझेंगे। अभी आपने देखा मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो लेफ्ट की तरफ जो सब्सटेंस है जो इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फिर से समझिए, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस पार्ट लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है या जो भी बनता हुआ मिलता है हमें, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। चलिए अब आगे करते हैं। तो ये चीज़ है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जब हमने दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हमने क्या कहा, प्रोडक्ट। चलिए आगे करते हैं। अब इसको अब क्या होता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब, अब सीधी सी बात है, रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपने पढ़ा अभी तक रिएक्शन, वो रिएक्शन था। नेम भी लेंदी है। अब इस नेम के लेंदी होने की वजह से हम मान लीजिए एक रिएक्शन कर रहे हैं तो हमने इतना लंबा लिख लिया। अब हमें बहुत सारे रिएक्शन लिखने होंगे तो हमें काफ़ी लंबे लंबे नाम तो लिख नहीं सकते हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, ताकि हमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आगे चल के पढ़ने हैं। और केमिकल रिएक्शन को पढ़ते पढ़ते हम अच्छे से समझ लेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए आगे करते हैं। चलिए आगे करते हैं। अब अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन की बात करें हम तो एग्जांपल के लिए हमने हाइड्रोजन, एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, उससे समझेंगे। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिया हमने, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, और इन दोनों को रिएक्ट करने पर क्या मिला आपको, वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ हीट। वाटर मिला है आपको लिक्विड के फॉर्म में। अब इस चीज को हम इतना लेंथी तो बार बार लिख नहीं सकते, इस चीज को हम छोटे फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में G, प्लस ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2 गैस के फॉर्म में G, और हीट तो हमें क्या मिला, वाटर H2O। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके साथ में हमने क्या किया है, सिंबॉलिक फॉर्म में। यह सिंपल सी चीज़ है, इतना ज़्यादा हम जोर नहीं लगाएंगे इसको समझने में। एक ऐसा या एक कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं विद मेंशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही कई सारे इक्वेशंस हो सकते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिला, हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे की बातें करते हैं। तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो चलिए पढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। अब इधर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, इधर ऑक्सीजन के कितने 2 मॉलिक्यूल्स, इधर कितने हो रहे हैं टोटल 2 और 1 3। तो ये तो बराबर होने चाहिए। तो हाइड्रोजन पे 2 है, हाइड्रोजन पे 2 है, ऑक्सीजन पे 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन एक ही है। तो इसको बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये 2 ऑक्सीजन तो हो गया, बट ये हाइड्रोजन कितना हुआ है 4। तो हाइड्रोजन को रिएक्टेंट्स में भी कितना करेंगे हम 4, लेफ्ट में भी 4। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है उतने ही राइट में सब्सटेंस है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 + 2 6, तो टोटल 6 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर 4 2, ये गलत हो गया, 4 नहीं होगा, यहाँ 2 2 + 2 4 4 और 2 6 हाइड्रोजन, 6 इधर भी है लेफ्ट में भी और 6 राइट में भी। तो इसी चीज को करना सीखेंगे हम अब आगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अगला टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। चलिए करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंपल सा आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको इक्वल करना है। इक्वल करने के कई मेथड तो नहीं है, 2 मेथड है इसके, एक स्टेप वाइज मेथड। जब आप स्टेप वाइज मेथड को सीख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो वो मेथड आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। एज अ स्मार्ट वर्क की तरह आप उस मेथड को लेंदी ना ले जा करके आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, बहुत कम स्टेप में कर लेते हैं। तो उसे हम बोल देते हैं बाद में जा करके शॉर्ट मेथड। तो चलिए स्टेप वाइज मेथड से सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आपने करना है क्या है, एक एग्जांपल लेना है। मैंने लिया आयरन Fe+, इसको रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो ये क्या देगा, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है प्रोडक्ट में, हमारे पास कितना आयरन है, सिर्फ 1। तो बस इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कितना है ऑक्सीजन 4, यहाँ कितना है ऑक्सीजन 1 है सिर्फ। तो हमें ये बराबर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है। ये हमने टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद क्या करना है, हमने ये एलिमेंट लिखना है आपको, जो भी एलिमेंट इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो, जो रिएक्टेंट्स हैं वो लिखने हैं यहाँ पर, और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब हम रिएक्टेंट में देखने वाले हैं कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ रिएक्टेंट में सबसे पहले हाइड्रोजन को देख रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 लिख लेते हैं। और यहाँ आयरन है 1, ऑक्सीजन है 1, बट प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2। एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिनके बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो, उनको सब करना है सबसे पहले बैलेंस। तो किस में डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबरों का डिफरेंस जिसका सबसे ज़्यादा हो उसको आपको सबसे पहले इक्वल करना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 3 और 1 है तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 और 1 है तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का भी डिफरेंस नहीं है। तो आप किसको करेंगे सबसे पहले सॉल्व, 4 और 1 को। तो मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, हमें इस ऑक्सीजन में करना पड़ेगा। कहाँ, रिएक्टेंट्स में। तो रिएक्टेंट्स चेक करो, ये रहा, इसमें कितने से मल्टीप्लाई, 4 से। 4 से कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऑक्सीजन के आगे नहीं, इस पूरे कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने ये लिखा Fe+ 4 से मल्टीप्लाई करा, H2O gives Fe3O4 प्लस H2। यहाँ हमने जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, अब हमें एक बार फिर से टेबल बनाना है और वही सारी चीज़ें लिखनी है जो आपने ऊपर लिखा।
तो एलिमेंट, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट। एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास? एलिमेंट है हमारे पास आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन 1, हाइड्रोजन है हमारे पास, अब कितना है? आयरन तो एक ही है रिएक्टेंट में, अब हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन कितना है टोटल? 4 1 सा 4। प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अब डिफरेंस अगर देखने को मिल रहा है हमें, तो इस पूरे में डिफरेंस चेक करना है। 3 और 1 का डिफरेंस है, मतलब 2 का डिफरेंस, इसमें 6 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अब मुझे इसको भी 8 करना हो, तो मुझे प्रोडक्ट में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ पर 4 से, और 4 2 जा 8, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए इक्वेशन लिखते हैं, Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन को उठा के आपने यहाँ लिख लेना है। और अब आपने कहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया? प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया है। किससे किया? हाइड्रोजन से। तो प्रोडक्ट ये रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे कितने से मल्टीप्लाई? 4 से। तो ये हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से सेम टेबल बनाना है हमें। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स में कितना है? 1 8 4, और इसमें कितना है? 3 के बाद ये कितना हो गया? 4। हमें किस में मल्टीप्लाई करना था? हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? हाइड्रोजन तो 8 है ही ना, ये रहा। ऑक्सीजन 4। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है, हमें किसको बराबर करना रह गया? बताइए फटाफट। 3 और 1 को करना रह गया है ना? तो 3 और 1 को बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में 3 है, रिएक्टेंट में 1 है, तो रिएक्टेंट में कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। चलिए करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, और यहाँ हमने अब 3 से मल्टीप्लाई करना है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया। अब जो हमारा टेबल बनने वाला है उसमें आप देखेंगे दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यहाँ पर है एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 3 हाइड्रोजन कितना है टोटल? 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4, इसी तरह से यहाँ भी 3 4 4 2 जा 8। तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा बैलेंस इक्वेशन है वो ये है, हमने इसको बैलेंस कर लिया है। तो उम्मीद है आपने बैलेंसिंग सीखा तो होगा, बट क्या है ना, एक बार में तो यार मुमकिन नहीं होता सीख पाना। तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में इसको सीख सकते हैं। एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करके आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। अब मैं आपको 3-4 बैलेंसिंग करने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करना। पहला है मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, आपको मिलता है MgO, इसको करो। दूसरा है कॉपर को करो ऑक्सीजन के साथ, बस ये 2 हैं। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, बैलेंस कीजिए, और आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे के टॉपिक्स, यानी कि हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप को समझेंगे आसानी से, हम कुछ इस तरह से समझने वाले हैं कि ये समझ लीजिए कि एक तरीके से समझेंगे, एक मेथडोलॉजी से समझेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कभी भी कुछ भी पढ़ लिया, एक एक करके तरीके से समझते हुए चलेंगे। मैं आपको पर्टिकुलर तरीके से गाइड भी करने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है,
और इसके जो नोट्स हैं, जैसे ही चैप्टर एंड होगा मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी आप जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे रफ नोट्स बनाइए, उसमें लिखते जाइए। और रफ नोट्स के साथ साथ आपको करना है क्या है, एक फेयर नोटबुक भी बनानी है और फेयर नोटबुक भी करना है। ठीक, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में उम्मीद है कि आप पढ़ के आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और हमारी जो लाइव वीडियो की क्लास है वो लगने वाली है अब शाम के 6 बजे। लाइव वीडियो की क्लास लगने वाली है शाम के 6 बजे, मंडे टू सैटरडे, जिसमें 3 दिन हुआ करेगा हमारा साइंस और 3 दिन मैथ्स और 2 दिन साइंस। देखेंगे सैटरडे को भी साइंस ही कर लेंगे, वरना मैं आपको फ्राइडे को बता दूंगा कि क्या करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद प्यारे बच्चों, थैंक यू।